हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इंफिनिटी। और इसी सीरीज के तहत ये हमारा दूसरा टॉपिक है ज्योमेट्री, और ये ज्योमेट्री की 5वीं क्लास है। ठीक है, 5th क्लास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर के बारे में, लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर के बारे में, त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में और त्रिभुज की समरूपता के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप ये जो क्लास देख रहे हैं उसकी जो पीडीएफ आपको चाहिए वो इसी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड होगी, और जितने भी एजुकेशनल न्यूज़ होते हैं वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ ही आगे जो भी क्लास आने वाली है उसका शेड्यूल भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ये मुझे उम्मीद है आपसे। चलिए आज का हमारा टॉपिक चालू करते हैं। हमारा टॉपिक है सबसे पहला परिकेंद्र। हमने दो केंद्रों के बारे में, त्रिभुज के दो सेंटर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले तो केंद्रक मतलब कि सेंट्रोइड, और दूसरा आपने पढ़ा है अंत केंद्र मतलब इन सेंटर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर होता क्या है? कोई त्रिभुज है और उसकी साइड से मतलब भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धकों, लंबवर्धक का मतलब इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, का संगमन बिंदु मतलब ये लंबवर्धक जहां मिलते हैं तीनों, उनका संगमन बिंदु जो होगा क्या कहलाएगा? हमारा परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया परिकेंद्र या सर्कम सेंटर किसे कहते हैं। अगर कोई साइड दे रखी है ट्रायंगल की, उस साइड का मतलब लंबवर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींचे, ठीक है, तीनों साइड के, और वो जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? परिकेंद्र या सर्कम सेंटर कहलाता है। एक चीज आपको यहां पर नोटिफाई करवा रहा हूं मैं, ठीक है, वो मैं नोट में कराऊंगा। उससे पहले एक चीज अपन और लिखते हैं, तो आपको याद आता है या नहीं चेक कीजिए। त्रिभुज का परिकेंद्र मतलब ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो त्रिभुज के शीर्षों से मतलब कि वर्टेक्स से समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, और ये जो समान दूरी है मतलब ये जो इक्वल डिस्टेंस जो दे रखी है समान दूरी का मतलब, ये जो समान दूरी है परित्रिज्या कहलाएगी परिवृत्त की। ठीक है, कहलाती है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं। सबसे पहले तो मैंने बना दिया ये मेरा ट्रायंगल। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल हो गया। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। पहली चीज मुझे क्या करना है, ये जो भुजा है ना, यहां पे इसका जो मिड पॉइंट रहेगा वहां से मुझे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर मेरा, ये मेरा परपेंडिकुलर। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे। ठीक है, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे। तो ये जो ओ है ना, ये मेरा परिकेंद्र कहलाएगा। अब आपने एक चीज देखी, ये जो परित्रिज्या है, परिकेंद्र जो है वो कहां से समान दूरी पर रहता है? ये जो शीर्ष है, ये जो बी है, बी से ओ तक की मतलब यहां लिख देता हूं ओ बी, या फिर ये ओ ए, या फिर ये जो ओ सी है, ये क्या कहलाएंगी? मेरी परित्रिज्या कहलाएगी। ठीक है,
और ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नोट करके लिख देना कि परिकेंद्र हमेशा केंद्र से शीर्षों से समान दूरी पर होता है, मतलब वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है। पर अंतःकेंद्र जो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, अंतःकेंद्र जो होता है हमारा इन सेंटर जो होता है वो भुजाओं से समान दूरी पर होता है, मतलब साइड से सेम डिस्टेंस पे होता है। देखिए यहां पर मैं वो नोट करके लिख रहा हूं, आप इस पे थोड़ा सा फोकस करना। मैंने आपको कहा था कि हर छोटी छोटी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है, जबकि परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं परित्रिज्या के बारे में। परित्रिज्या की बात हमने करी थी, परित्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। परित्रिज्या मतलब सरकम रेडियस, ठीक है, आर से करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है ये रेडियस निकालने का, ए बी सी अपन 4 इंटू एरिया। ये क्या है, इसको हम लोग कैसे करते थे, इसको किससे डिनोट करते थे, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, चलिए अब आपको पता ही होगा कि परिकेंद्र जो है, सरकम सेंटर जो है, परिकेंद्र को अगर मैं सेंटर मान लूं, केंद्र मानकर खींचा गया जो वृत्त होगा, ठीक है, परिकेंद्र को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त, या फिर एक चीज और ऐड कर दो, केंद्र मानकर ये हटा दो यहां से, परित्रिज्या के बराबर, परित्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाला वृत्त खींचने पर यह वृत्त जो होगा, मतलब ये जो सर्कल होगा, त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता है। मतलब कि अगर मैंने यहां पर ये देखिए परिकेंद्र, मुझे एक बार यहां से निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है, ये मेरा परिकेंद्र है और ये मेरी क्या हो गई, कैपिटल आर, मतलब परित्रिज्या हो गई। अब मैं जो सर्कल बनाऊंगा ना, ये तो मेरा सेंटर हो गया, ये मेरी रेडियस होगी, इसको मान के अगर मैं सर्कल बनाऊंगा ना, तो ये सर्कल जो होगी ना, वो ये जो वर्टेक्स है उनको छूते 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 यहाँ पर एक पूरा सर्कल बनेगा। बस यही उनका कहना है, यहाँ पे वर्टेक्स के पॉइंट को छुएगा बस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियरली नोटिफाई कर देता हूँ, क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि लंबा अर्धक जो रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो रहेगा, उसका शीर्ष से गुजरना आवश्यक नहीं है। मतलब कि अगर मैंने यहां पर एक ट्रायंगल खींचा है, अगर मैं इस लाइन का सेंटर से, ठीक है, अब यहां पे मैं परपेंडिकुलर खींचना चाहता हूं, तो मेरा परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आएगा, जो यहां वर्टेक्स से नहीं निकलता है। मतलब कहने का मतलब ये कि हमने जब सेंट्रोइड पढ़ा, मतलब केंद्रक पढ़ा, या फिर अंतःकेंद्र पढ़ा, मतलब कि इन सेंटर पढ़ा, तो हमने देखा था वो सारी चीजें यहाँ वर्टेक्स से निकल के आ रही थी, सारी लाइंस। ठीक है, लेकिन इस केस में, परिकेंद्र के केस में, सरकम सेंटर के केस में, ये फिक्स नहीं है कि ये लाइन यहाँ वर्टेक्स को, मतलब शीर्ष को छू के जाएगी। ऐसा हो सकता है ये आजू बाजू से निकल जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये कंपलसरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परित्रिज्या की बात हो गई। परित्रिज्या के केस में अब हमको बताना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल त्रिभुज हो तो
परित्रिज्या क्या होगी? समबाहु त्रिभुज हो तो अंतर त्रिज्या क्या होती है? a/2√3 होती है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? a/√3 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। सेकंड चीज, समकोण त्रिभुज होने पर हो तो परित्रिज्या क्या होगी? कर्ण/2। मतलब कि ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। उसके अलावा ये जो लाइन रहेगी, जो सबसे लंबी रहेगी, उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं कर्णकोण और अपन 2 में कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी? परित्रिज्या मिल जाएगी, बड़ा R मिल जाएगा मुझे। चलिए, अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, त्रिभुज का नाम मैं मेंशन कर रहा हूं इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज। उसमें अंतर त्रिज्या मतलब छोटा r अनुपात परित्रिज्या मतलब कि बड़ा R, इनका अनुपात क्या होगा? तो मैं यहां पर अनुपात बता रहा हूं, 1:2 होगा, ठीक है। और इस चीज को आप एक तरीके से और लिख सकते हो कि जो परित्रिज्या होगी वो दुगुनी होगी किसकी? अंतर त्रिज्या की। उस चीज को यहां लिख दो, ठीक है। यहां पे मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं, r = 2 स्मॉल r, ठीक है। जो परित्रिज्या जो होगी, जो सर्कम रेडियस होगी, वो क्या होगी? अंतर त्रिज्या की दुगुनी होगी। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये चीज देखी। अब यही चीज क्षेत्रफल के लिए होती समबाहु त्रिभुज में। एरिया ऑफ अंतर्वृत्त अनुपात एरिया ऑफ परिवृत्त, ठीक है। तो वो होगा 1:4, ठीक है। मतलब 4 गुना होगा ये जो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा? 4 गुना होगा। एरिया ऑफ मतलब कि क्षेत्रफल, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 1:4। तो इस तरीके से आपको समझ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। किसी समबाहु इक्विलैटरल त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो परित्रिज्या बताइए, परित्रिज्या क्या होगी? चलिए, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि 1:2 में R/R को बांटा गया है, ये तो आपको जानते ही, ठीक है। अब देखो, मैं इसको और इजी वे में सॉल्व करना आपको बता रहा हूं, ठीक है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या दे रखी है? स्मॉल r की दे रखी है। तो चलिए, तो यहां पे लिखो आप जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, वो मैंने लिख दी। अब स्मॉल r का जो अनुपात रहेगा ना, वो इसके नीचे लिखो। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसके नीचे उसका अनुपात लिखना है, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका अनुपात क्या करना है? गुणे में लिखना है। आई बात समझ में? वापिस, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो सबसे पहले लिख दिया मैंने यहां पर 12, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका अनुपात जो होगा, मतलब मुझे r की वैल्यू दे रखी है, तो यहां r का अनुपात कितना आ रहा है? 1, तो उसको बटे में 1 लिखना है, ठीक है। डिवाइड कर देना है इसको, और जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मतलब परित्रिज्या की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मतलब कि बड़ा R मुझे फाइंड आउट करना है। तो बड़े R का वो समान अनुपात में मैंने क्या लिखा है? तो जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको इंटू में 2 करो, तो वो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके आपको परित्रिज्या की वैल्यू मिलेगी। बाकी मैंने आपको बताई है, इसको 1x लिख दो, इसको 2x लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आप कर ही सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आगे चलते हैं, अब एक कोण की बात कर लेते हैं। परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष का दुगुना होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखिए, आपने ये बना दिया ट्रायंगल,
ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपका परिकेंद्र है, मतलब सरकम सेंटर है। यहाँ से मैं ये लाइन खींच देता हूँ इस तरफ, ये बराबर है, और यहाँ से ये लाइन खींच देता हूँ मैं इस तरफ, इसको मैं मान लेता हूँ ओ। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, बी ओ सी की, और बी ओ सी की वैल्यू ये क्या कह रहे हैं, 2 इंटू एंगल ए। ठीक है, कोण ए को दुगुना कर दो, मुझे बी ओ सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा परिकेंद्र पर अगर कोई कोण बनता है, कोई एंगल बनता है, जैसे कि यहाँ पर बी ओ सी बना। ठीक है, अब उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो जो एंगल ए रहेगा उसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोण बी ओ सी मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी त्रिभुज में अंतःकेंद्र आई मान लो, तथा परिकेंद्र को हम लोग कहते हैं सी के बीच अगर मुझे अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच में दूरी निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालनी है, अंतःकेंद्र मतलब इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मेरा हो जाएगा √r का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, यहां पर आपको पता है कैपिटल R किसे बोलते हैं, परित्रिज्या को, और स्मॉल r किसे बोलते हैं, अंतःत्रिज्या को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा परिकेंद्र का कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म होता है, और परिकेंद्र कुछ इतने ही चीजों में समेट कर रह जाता है। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक लास्ट केंद्रक की, वो है लंब केंद्र। लंब केंद्र को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब बताइए लंब केंद्र में आपके पास और मतलब कि लंब केंद्र में आपके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट है ना, उन 2 ही पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट को एक साथ लेके एक बार इनको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सारा पढ़ लोगे, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट में देख लोगे तो पीछे वाली चीजें भूलोगे नहीं। ठीक है, और ये जरूरी होता है कहीं ना कहीं। चलिए लंब केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। अब देखो, हमने जब सरकम सेंटर हम लोग पढ़े तो हमने क्या चीज डिस्कस करी थी कि जो हम लोग यहां पर बना रहे हैं, इस साइड को लेके अगर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं और बीच में मुझे इस साइड का सेंटर भी चाहिए और परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो ये फिक्स नहीं है कि ये यहां से जाएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है मुझे वर्टेक्स से लेना है और सामने वाले जो साइड है उस पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो नहीं होता, उसका रीजन होता है। चलिए, और ये जो शीर्ष लंब होंगे, शीर्ष लंब का संगमन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, मतलब ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या बोला है, त्रिभुज के शीर्ष से मतलब ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसे शीर्ष लंब कहते हैं। और ऐसी जो 3 लाइंस हमारी बनेंगी वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। बस यही चीज है। तो चलिए हम लोग 2 पॉइंट यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से ए, बी और सी। चलिए मैं यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और यहां से मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये मेरा पॉइंट ओ हो गया। ओ जो है मेरा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो अगर इफ, हिंदी में लिखते हैं, ओ क्या है,
लंब केंद्र है तो कोण BOC इज इक्वल टू क्या होगा, 180 में से एंगल A को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, कोण BOC आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इजी वे में आपका काम हो गया। आगे चलते हैं। वैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर, ABC, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर और यहां से यहां पर मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। और ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O। तो अब मैं कह सकता हूं अगर O लंब केंद्र है, O लंब केंद्र है तो मैं यहां पर कहूंगा कि AO इंटू यहां पर DEF नाम दे दो, OD बराबर होगा BO इंटू OE बराबर होगा CO इंटू OF के। ठीक है, ये चीज क्या आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। और लंब केंद्र के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना सही है और इतनी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज्यादा कोई भी चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अब चलिए इन शॉर्ट की बात करते हैं। इन शॉर्ट में कुछ चीजें लिख देते हैं ताकि आप क्या इजी वे में इसे पढ़ पाओगे। जब आपको पूरा पढ़ने का मन ना करे तो अब आप इन चीजों को देखते जाएं ताकि क्या ना कि चीजें आप भूलोगे नहीं और एग्जाम के टाइम पे तो आपको पूरा पढ़ना ही है। चलिए, तो सबसे पहली मैं बात करता हूं, सबसे पहली मैं बात, हमारे पास सेंटर्स कितने थे? 4 सेंटर थे। त्रिभुज के केंद्र कितने थे? 4 थे। चलिए, उनका नाम क्या था? सबसे पहले क्या था? केंद्रक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंट्रोइड। ठीक है। दूसरे का नाम क्या था? अंतःकेंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन सेंटर। तीसरे का नाम था परिकेंद्र, जिसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। और चौथे का नाम था लंब केंद्र, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? 4, ये मैंने 4 सिर्फ वो लिखे हैं आपके लिए। अब ये बनते कैसे हैं ये आपको यहां पर लिखने हैं, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी एक साथ ही लिखोगे तो ये किससे बनता है? केंद्रक किससे बनता है? माध्यिकाओं से बनता है। माध्यिकाओं से बनता है ना। चलिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मीडियन कहते हैं। सेकंड, अंतःकेंद्र, इन सेंटर किससे बनता है? कोणों के अर्धक। मतलब कि एंगल बाइसेक्टर। तीसरा है परिकेंद्र, भुजा के लंब अर्धक। ठीक है, मतलब कि भुजा दे रखी है, उसका मिड पॉइंट निकालना है और उस पे लंब निकालना है हमको। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और चौथा है हमारे पास ऑर्थो सेंटर, मतलब लंब केंद्र, जो बनता है शीर्ष लंबों से वर्टेक्स परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन 4 चीजों को पढ़ा और ये 4 चीजें बनती कहां से हैं, बनती कैसे हैं, ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको इन शॉर्ट में लिखवा दिया ताकि आप इसे प्रॉपर तरीके से याद कर पाओगे। अब इन सब को मिला के कुछ पॉइंट्स बनते हैं, उन पॉइंट्स को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि इन पॉइंट्स पे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज, में लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर, केंद्रक मतलब सेंट्रोइड तथा
परिकेंद्र क्या होते हैं? संरेखीय होते हैं। संरेखीय होते हैं। यह चीज आपको समझ में आ गई क्या? किसी भी प्रकार के त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र और जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? संरेखीय होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 1 मिनट। चलिए क्या बात कर रहे थे हम कि किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड तथा ये क्या है? परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, वो संरेखीय होता है। संरेखीय का मतलब होता है कोलिनियर। ठीक है, संरेखीय होते हैं। सेकंड चीज कि केंद्रक जो होता है, जो सेंट्रोइड जो होता है वो लंब केंद्र व परिकेंद्र को 2:1 में विभाजित करता है। कैसे? देखिए, अगर मैं यहां पर केंद्रक बना दूं, यहां पर मैं लंब केंद्र बना दूं और यहां पर मैं परिकेंद्र बना दूं। अब इस लाइन को मैं मिला देता हूं। चलिए, ये मेरे पॉइंट है। ये मेरा क्या है? केंद्रक हो गया। ये मेरा हो गया लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये मेरा हो गया परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर। तो लंब केंद्र की तरफ 2 और परिकेंद्र की तरफ 1, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि परिकेंद्र की तरफ 2 हो गया तो सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 2:1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये चीज आपके समझ में आ गई क्या? आ गई समझ में? चलिए, तो इस तरीके से हमने इन सारी चीजों को देखा है। आगे बढ़ते हैं। अब इन शॉर्ट में हम एक चीज और देख लेते हैं। एक ट्रायंगल बना देता हूं मैं। यहां मैंने एक पॉइंट बना लिया, इसको यहां से मिला देता हूं। ये मेरा हो गया A, ये मेरा हो गया B, ये मेरा C और ये मेरा O। अब पहली कंडीशन, अगर O अंतःकेंद्र है तो अंतःकेंद्र का मतलब होता है इन सेंटर। अगर O जो दे रखा है वो इन सेंटर है तो कोण BOC की वैल्यू क्या होगी? कोण BOC की वैल्यू होगी 90 प्लस कोण A/2। ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, सेकंड चीज, अगर O जो है वो सर्कम सेंटर है मतलब परिकेंद्र है तो कोण BOC की वैल्यू क्या होगी बताइए? 2 इंटू कोण A मतलब एंगल A। ये हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, चलिए तीसरी बात, अगर O जो है वो लंब केंद्र है मतलब ऑर्थो सेंटर है तो कोण BOC क्या होगा? वो होगा 180 डिग्री माइनस कोण A एंगल A। तो इस तरीके से हमने देखा कोण BOC और ये जो पॉइंट O है अगर वो इन सेंटर है मतलब कि अंतःकेंद्र है या फिर O जो है वो परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है। ठीक है, उसके बाद अगर O लंब केंद्र है या फिर ऑर्थो सेंटर है तो उसको किस किस तरीके से हम लोग इसका कोण फाइंड आउट करते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पर इन शॉर्ट तरीके से आपको लिखवा दी है ताकि आपका कंफ्यूज नहीं होंगे आगे जाके। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ त्रिभुजों की बात करते हैं कि किस त्रिभुज में कौन सा केंद्र कहां पर होगा। चलिए, इक्विलेटर ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र चारों एक ही बिंदु पर होते हैं। मतलब कि समबाहु त्रिभुज में
अगर आपको परिकेंद्र खींचोगे, अगर आप यहाँ पर परिकेंद्र बनाने की कोशिश करोगे वो भी वहीं पर बनेगा, उसके बाद लंब केंद्र कहोगे तो भी यहीं पर बनेगा, उसके बाद अंत केंद्र कहोगे तो भी यहीं पर बनेगा, और केंद्र कहोगे तो भी वहीं पर बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड चीज, ये मैं एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं अंत केंद्र में थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। देखिए, समबाहु त्रिभुज में मैं मान लेता हूं लेट जो अंत त्रिज्या है मेरी, छोटा आर जो मेरा है वो मैं x मान लेता हूं, अंत त्रिज्या मुझे x दे रखी है। तो ट्राइंगल की जो हाइट रहेगी, त्रिभुज की ऊंचाई जो रहेगी वो होगी 3x। ठीक है, मतलब आप सिर्फ x की वैल्यू डालो और आपको हाइट यहां पर आराम से प्रोवाइड हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, अंत केंद्र होता है, केंद्रक होता है, अंत केंद्र होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं साथ ही। समद्विबाहु त्रिभुज में, इसको सही से लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं आपको। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंत केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, ये चारों जो होते हैं, चारों एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं, लिख दो, या फिर एक सिद्ध में होते हैं, मतलब एक लाइन में होंगे। देखिए कैसे, यहां पर मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब मुझे ये समद्विबाहु है मेरा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है मेरा, तो इसका केंद्र क्या होगा, परिकेंद्र यहाँ होगा, लंब केंद्र यहाँ होगा, ठीक है, केंद्र क्या होगा, मतलब ये जो चारों बिंदु है ना वो एक लाइन में रहेंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से कुछ रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज में। चलिए, तो ये बात कर ली हमने समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं न्यून कोण की। न्यून कोण त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग। चलिए, न्यून कोण त्रिभुज में जो चारों केंद्र होंगे वो अंदर की तरफ ही बनेंगे। किस तरफ बनेंगे न्यून कोण त्रिभुज में? न्यून कोण त्रिभुज में चारों केंद्र त्रिभुज के अंदर बनेंगे। न्यून कोण त्रिभुज को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। सेकंड चीज, समकोण त्रिभुज में बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा, एक मिनट, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा मेरा? वो होगा परिकेंद्र। ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु जो होगा वो परिकेंद्र होगा। उसके बाद समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु जो होगा वो मेरा क्या होगा? लंब केंद्र, मतलब ऑर्थो सेंटर होगा। और आपको समझ में आएगा, मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। ये मेरा कर्ण हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है। अब ए बी और सी, ए सी का जो मिड पॉइंट है ना
ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये मेरा कहलाएगा परिकेंद्र। ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा कह रहा है लंब केंद्र, ठीक है। और जो अंतःकेंद्र और केंद्रक होते हैं वो समकोण त्रिभुज के अंदर की तरफ बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिक कोण ऑब्ट्यूज त्रिभुज में केंद्रक और अंतःकेंद्र अंदर बनेंगे, मतलब त्रिभुज के अंदर बनेंगे, और लंब केंद्र और परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अधिक कोण में क्या क्या चीजें होगी आपको समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से होगा न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण में ये चार जो हमारे सेंटेंस है वो इस तरीके से अप्लाई होंगे। चलिए, एक चीज राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के लिए एक काम करते हैं, मैं यहां पर ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है। ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी, और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मेरा डी, ठीक है। अब दो कंडीशन में आपको यहां लिख रहा हूं। अगर बी डी जो है, बी डी लाइन जो है वो माध्यिका हो, मतलब कि मीडियन हो, तो बी डी की वैल्यू क्या होगी? देखिए, ए सी अपन 2 या फिर इजिकल टू ए डी और इजिकल टू सी डी। वैसे ही बी डी अगर शीर्ष लंब हो तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी डी इजिकल टू ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। अब बी डी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि बी डी की वैल्यू, अगर बी डी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं ना तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, इन दोनों फॉर्मूलों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, हमने चारों केंद्र को बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने इनको पूरा शॉर्ट तरीके से देखा कि शॉर्ट तरीके से इनको कैसे याद किया जा सकता है, उन सारी चीजों को हमने यहां पर देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता, सर्वांग समता को हम लोग कहते हैं कॉन्जुएंस, ठीक है। चलिए, अब सर्वांग समता होती क्या है तो मैं आपको बता दूं, ऐसे दो ट्रायंगल, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर हो, या फिर और करके लिखो, ये जो डेफिनेशन है उसको आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। दो त्रिभुज होंगे, अगर एक दूसरे को ढक ले, पूरा का पूरा क्या करे, ढक ले, तो वो क्या होगी, सर्वांगसम आकृतियां होंगी। सर्वांगसम आकृतियां प्रॉपर तरीके से बताने के लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं, 4 नियम हैं, ठीक है। देखिए, त्रिभुज की सर्वांग समता हमने पढ़ी, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर हो। अब ये चीज क्या होती है ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए मैं अगर संगत भुजाएं बोलूं तो कोरेस्पॉन्डिंग भुजाएं
कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, वो दोनों बराबर होने चाहिए। या फिर दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं कि अगर दो मैं ट्राइंगल लूं, वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को अगर एक दूसरे के ऊपर रखूं तो वो एक दूसरे को ढक ले, ठीक है, तो वो क्या होगी, सर्वांग समता होगी त्रिभुज की। अगर सर्वांग समता के नियम के बारे में बात करते हैं, पहला नियम एस ट्रिपल एस 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 साइड 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 भुजा 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 नियम। अगर देखिए मैं यहां दो ट्राइंगल बना रहा हूं, ये ट्राइंगल मेरा ये रहा, एक ट्राइंगल मेरा ये रहा, ए बी सी पी क्यू आर, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये जो भुजा है वो इसके बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, उसको इस तरीके से लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। ये चीज समझ में आ गई क्या? चलिए दूसरी चीज, दूसरा नियम हमारे पास क्या कहता है, एस ए एस नियम, मतलब साइड एंगल साइड, एक एंगल हो और दो साइड हो। ये मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी और ये ले लिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों मैंने ले ली साइड इक्वल, ये एंगल मैंने इक्वल ले लिए और ये साइड भी मैंने इक्वल ले ली। अगर आप देखेंगे तो आपके यहां से ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपको दिख रहा होगा, कॉन बी इज इक्वल टू कॉन क्यू दिख रहा होगा और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आपको दिख रहा होगा। तो मैं यहां कह सकता हूं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर होगा। सर्वांग समता ज्ञात करने के तरीके ये, या तो तीन भुजाएं समान होनी चाहिए या तो दो भुजा एक कोण समान होना चाहिए। तीसरा नियम ए एस ए, इसको हम लोग कह सकते हैं डबल ए एस या इसको कह सकते हैं एस डबल ए, ठीक है, ये तीनों टाइप एक ही हैं, दो कोण और एक भुजा समान होना चाहिए इसके लिए। और चौथा रूल मेरा कहता है आर एच एस, ठीक है, एक समकोण, एक कर्ण और एक भुजा समान होनी चाहिए इसके लिए, ये नियम ये कहता है, ठीक है। ये लास्ट वाला नियम मैं आपको बता देता हूं, ये मेरा है समकोण त्रिभुज, कुछ इस तरीके से दो मेरे समकोण त्रिभुज हो गए, ये है मेरा ए बी सी, ये है मेरा पी क्यू आर, ठीक है, ये मेरा समकोण है 90 डिग्री का एंगल, ये भुजा समान है और ये जो कर्ण होता है वो भी समान होना चाहिए, तब जाके ये होगा। तो मैं यहां कह सकता हूं त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर से। ये चीज आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में, सिमिलरिटी। त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी। चलिए समरूपता क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है? अगर दो ट्राइंगल है मेरे पास, अगर उनके कोण तो बराबर है लेकिन उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है, कोण बराबर है लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है, भुजाओं के अनुपात बराबर है। मतलब कैसे? मतलब मैं कह सकता हूं अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है लेकिन ये समरूप है, इनके रूप समान है, इनका कोण, ये एंगल समान है लेकिन भुजाएं समान नहीं है। वैसे कोई चीज होती है, ये जो सर्कल है, एक मैंने बड़ा सर्कल ले लिया तो मतलब ये त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है लेकिन एक तरीके से सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए इनका क्या, इनकी जो रेडियस है वो भी समान होनी चाहिए, लेकिन इनकी जो आकृति है, मतलब इनकी जो इमेज है वो एक जैसी दिखती है। सिमिलरिटी बस ये है, बाकी इनके जो साइड्स है, इनका जो रेडियस है वो अलग अलग होंगे, ये सिमिलरिटी कहती है। देखिए किसी दो त्रिभुज के संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल समान हो पर संगत भुजा जो होगी वो संगत भुजा के अनुपात बराबर होंगे। संगत भुजा बराबर नहीं है, देखिए अनुपात बराबर हो। एक चीज मैं आपको यहां लिख दूं, अगर दो सर्कल हैं, दो वृत्त हैं, तो वो सदैव क्या रहेंगे,
समरूप रहेंगे, सिमिलर ही रहेंगे। दुनिया के कौन से भी दो सर्कल ले आओ आप, वो समरूप ही होंगे हमेशा। सेकंड चीज, दो समबाहु त्रिभुज ले लो, वो भी सदैव क्या होंगे, सदैव समरूप होंगे। ठीक है, उसके बाद आप ले लो दो लाइन सेगमेंट ले लो, मतलब रेखाखंड ले लो, वो क्या होंगे, सदैव क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं सर्वांग समता और समरूपता के बारे में कुछ चीजें आपको बताता हूं। और समरूप सिमिलर जो आकृति होती है केवल आकार में समान होती है। आकार मतलब इमेज। लेकिन माप कह दो या फिर क्षेत्रफल कह दो, बेस्ट है, एरिया कह दो, में समान होना आवश्यक नहीं है। क्षेत्रफल और माप में समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, वैसे ही सर्वांग समता या फिर कह दो सर्वांग सम आकृतियां आकार, माप और क्षेत्रफल में बराबर होती है। ठीक है, थर्ड चीज, सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, सिमिलर होती ही है, लेकिन किंतु समरूप आकृति जो है, सिमिलर इमेज जो है, समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये तीनों लाइन आप समझ लेना। ठीक है, मैंने तो आपको समझा दिए। ये कहना ऐसा चाह रहा है कि जो समरूप आकृतियां होती है, जो सिमिलर इमेजेस होती है ना, वो आकार में समान होती है, लेकिन वो बड़ी हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि उसका जो एरिया है वो एक समान नहीं हो सकता, वो होना आवश्यक नहीं है। सर्वांग सम आकृतियों का एरिया वेरिया सब कुछ समान होगा। ठीक है, और सर्वांग सम आकृतियां सिमिलर तो हो गई, लेकिन सिमिलर इमेजेस जो होती है, समरूप आकृतियां जो होंगी, वो सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, बस यही चीज यहां पर है। आगे चलते हैं। लास्ट 2 पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं आज की क्लास का। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हो तो ABC PQR, तो मैं यहां कह सकता हूं त्रिभुज ABC का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पैरामीटर, अपन त्रिभुज PQR का परिमाप इज इक्वल टू सिमिलर जो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो लिखनी है हमको, AB अपन PQ, मतलब संगत भुजाएं आपको लिखनी है BC अपन QR और AC अपन PR। वैसे ही अगर मैं कह दूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो मैं यहां पर स्क्वायर कर दूंगा बस, AB का स्क्वायर अपन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपन PR का स्क्वायर। तो इस तरीके से समरूपता और सर्वांग समता के साथ साथ त्रिभुज के चारों केंद्रों के बारे में हमने पढ़ लिया है, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे,
मेंसुरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि ट्राइंगल की कोई भी चीज आपकी बाकी नहीं रहेगी। एक साथ ट्राइंगल आप पूरा कर लेंगे, फिर हम लोग फिर लेंगे चतुर्भुज या फिर सर्कल वर्कल जो भी लेना है अपन को, वो सारी चीजें उसके बाद लेंगे। तो मेंसुरेशन जो होगा वो हम लोग ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो टाइटल होगा वो चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सीक्वेंस से देखना, क्लास टू सीक्वेंस जो रहेगी वो उसी वे में रहेगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे, उसका जो पैरामीटर होता है, उसका जो एरिया निकालने का होता है, वो सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक छुएंगे। अभी हम ट्राइंगल के अंदर हैं, ट्राइंगल की सारी चीजें कंप्लीट होगी, उसके बाद हम लोग कोई और चीज देखेंगे। तो इसी तरीके से हमने ट्राइंगल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, और ट्राइंगल बहुत सारे बच्चों को हार्ड भी लगता है, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, बस ये कि आपको टाइम टू टाइम इसका रिवीजन होना चाहिए, तब जाके ये चीज होगी। और चलिए आज की क्लास के लिए यही विदा लेते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर ले, और खासकर टेलीग्राम चैनल को तो आपको जोड़ना ही है, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर तो बिल्कुल करना है, और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। तो द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त TLC प्रतापगढ़ पर, सिर्फ और सिर्फ 7 बजे। धन्यवाद।